वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और पेपर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ये आज ही तुम्हारा इस पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। एक्चुअली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो टाइम कम था बट रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही थी, तो आई थॉट आई शुड मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू। सो फटाफट से देख लेते हैं। इस पेपर का नाम है आपका BPSC 101 राजनीतिक सिद्धांत की समझ। ये तुम्हारा पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर है, वही मैक्सिमम 100 होने वाले हैं। सो इसमें से आपको कोई 5 प्रश्न करने हैं जिनके आपको 400 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होने वाला है। तो मैं इस पेपर में से आपको वो इम्पोर्टेंट कराऊंगी जिसको आप आज अगर कर लोगे तो आपका पेपर जो है वो आराम से आप पास मार्क आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे आज। सो इसमें सारा पेपर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी कम है, तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी। तो इस पेपर में से मैं सिर्फ वो क्वेश्चन लूँगी जो इंपॉर्टेंट हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो जो क्वेश्चन होने वाला वो पहला ही है कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, चर्चा कीजिए। इस सिद्धांत का क्या मतलब है और ये क्यों आया कि ये सिद्धांत कि ये मृत हो चुका है, राजनीति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये विचार जो था ये कुछ राजनीतिक विचारकों और समाजशास्त्रियों, ठीक है, समाजशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 20वीं शताब्दी में, ठीक है, कि उत्तरार्ध में, स्टार्टिंग में। तो ये जो विचारधारा जब आई थी ये उस समय की है जब राजनीतिक परिस्थितियों और विचारधाराओं की एक आलोचना के रूप में ये सिद्धांत जो है सामने आया था। जब राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन का एक जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल रूप था वो चेंज होने लगा था, और जो वास्तविक जो रियलिस्टिक राजनीति में जो सिद्धांतों का स्थान था वो व्यवहारिक और यथार्थवादी, ठीक है, व्यवहारिक और यथार्थवादी सिद्धांतों ने उसकी जगह ले ली थी। मतलब जो राजनीति में पहले जो एक पारंपरिक जो एक तरीका होता था राजनीति करने का, उसकी जगह पर व्यवहारिक और यथार्थवादी जो दृष्टिकोण था उन्होंने वो स्थान ले लिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि राजनीतिक सिद्धांत पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, बल्कि इसका ये था कि जो पारंपरिक थे आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांतों का जो अपना प्रभाव था वो घटता जा रहा था, और उनके स्थान पर समकालीन, ठीक है, व्यवहारिक और जो यथार्थवादी, ठीक है, इन दृष्टिकोणों ने उसका दृष्टिकोण ने ले लिया था आधार। मतलब इस आधार पर राजनीति होनी स्टार्ट हो गई थी। तो हम जो इनको पॉइंट वाइज फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का जो परंपरागत रूप था, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। सो इसके जो परंपरागत रूप के बारे में जब आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट करके इसको लिखना, तो राजनीतिक सिद्धांत है वो पारंपरिक रूप से समाज, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, समाज, राज्य, ठीक है, और शक्ति, इनके संबंधों में और न्याय, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ठीक है, समानता और लोकतंत्र, इनको समझाने के लिए और इन सारी चीज़ों को परिभाषित करने का कार्य करता है। ओके, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, रूसो, लॉक, ये जितने भी प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों ने ये सारे सिद्धांत दिए थे, ठीक है, जो राज्य के गठन कि राज्य किस तरह से बनाया जाएगा, उसका शासन कैसे किया जाएगा, और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करने के लिए था। तो इन सिद्धांतों ने लोकतंत्र, राजतंत्र, साम्यवादी व्यवस्था, समाजवाद और अलग अलग विचारधाराओं को अपना आदि जो है औचित्य प्रदान किया, ठीक है। ये परंपरागत रूप हो गया यहाँ तक। फिर आप लिखेंगे, एक्चुअली हमें ये एक 20 नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छा खासा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो फिर हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे सिद्धांत, जो राजनीतिक सिद्धांत थे और जो वास्तविक राजनीति थी, या आप उसको यथार्थवादी राजनीति भी लिख सकते हैं, के बीच खाई, ठीक है। मतलब उनके बीच में क्या जो मतभेद थे, वो डिफरेंसेस क्या थे, वो लिखेंगे आप। तो 20वीं शताब्दी में जो राजनीति और समाज की जटिलताएं जो इतनी बढ़ गई थी कि जो आदर्शवादी सिद्धांत जो होते थे, ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांतों का पालन करना कठिन हो गया था, ठीक है, कठिन। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद के जो संघर्ष थे, जो लोगों ने संघर्ष झेला, उसने ये सिद्ध कर दिया कि आदर्श और राजनीति, एक तो आदर्श होता है, एक राजनीति सिद्धांत, ठीक है, इसके जो इन दोनों चीज़ों को आप वास्तविक क्षेत्र में पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते।
सो इसने क्या किया, यथार्थवाद को बढ़ावा दिया। यथार्थवाद को बढ़ावा मिला इसकी वजह से, जिसने ये तर्क दिया गया कि वास्तविक राजनीति में जो शक्ति और प्रभाव जो थे और व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता अधिक महत्वपूर्ण होने की बजाय आदर्श सिद्धांत जो है वो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकते थे। सो वो जो वर्तमान राजनीति की अगर हम बात करें तो जो राजनीतिक विचारकों में जैसे मैकियावली हैं, मैकियावली ने क्या सिद्धांत दिया था, वो राज्य की स्थिरता के लिए कठोर और यथार्थवादी सिद्धांतों के पक्षधर थे। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि राजनीतिक निर्णय अक्सर एक नीतिगत दृष्टिकोण से होते हैं जो अलग अलग सिद्धांतों से भिन्न होते हैं। सही बात है। फॉर एग्जांपल जैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उसमें जो सत्ता होती है, सत्ता की जो राजनीति होती है वो कैसे होती है, वो गठबंधन से होती है। ठीक है, गठबंधन, समझौतों के साथ ही चलते हैं ना। अगर जब दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके चलेंगे तो कुछ ना कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। फिर कुछ कूटनीतिक स्ट्रेटजीज़ द्वारा ये सारी की सारी जो राजनीति हैं ये चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, जो हम ये बात करें ना सिद्धांत मृत हो चुका है, तो इसके सिद्धांत के कुछ पक्ष में क्या क्या तर्क होते हैं, या फिर क्यों, क्या वो जो बातें हम, जो मेन क्वेश्चन अब आने वाला है उसका आंसर में आप लिखेंगे। कुछ पॉइंट मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे आधुनिक राजनीतिक व्यवहारवाद। इसके पक्ष में क्या क्या तर्क आए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो 20वीं शताब्दी में इसमें आप लिखेंगे कि राजनीति की समझ, ठीक है, और विश्लेषण के लिए व्यवहारवाद का उदय हुआ। हो गया क्लियर। ये जो दृष्टिकोण था ये राजनीतिक विचारों और आदर्श, जो राजनीतिक विचार और आदर्श होते हैं ना, उनकी बजाय वास्तविक जो राजनीतिक घटनाएं और उनके जो उसके बाद जो निर्णय लिए गए उनको महत्व देता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों का उपयोग जो है वो ना के बराबर, जीरो के बराबर किया जाता था, लेकिन अब ये सिद्धांत केवल सिद्धांतों के बजाय तथ्यों और स्थितियों पर निर्भर हो गया था। ठीक है, उसके बारे में जो तथ्य दिए गए हैं जिसकी वजह से मजबूर होना पड़ा कि इन सिद्धांतों को लागू किया जाए। सेकंड पॉइंट आपका आ गया राजनीतिक निर्णयों का व्यवहारिक दृष्टिकोण, कि जो राजनीतिक निर्णय लिए गए थे उनको व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या उसका ज़रूरी था, मतलब क्या दृष्टिकोण था, व्यू ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो आज की राजनीति जो है ना वो आदर्श सिद्धांतों के बजाय व्यवहारिक और परिणाम आधारित, ठीक है, परिणाम, रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीति हो गई है। उदाहरण के लिए जैसे नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, आर्थिक विकास हो गया, और वैश्विक कूटनीति। ठीक है, ये जितने भी मुद्दे हैं ना, ये मुद्दे जो हैं ये सिद्धांतों से अधिक जटिल और व्यवहारिक होते हैं। मतलब ये जितने भी मुद्दे होते हैं ये सिद्धांतिक बातों से नहीं चलते, ये और भी ज़्यादा जटिल और व्यवहारिक हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा आधुनिक राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति आप समझते हो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। सो लोकतंत्र में सब ये समझने की कोशिश करना, लोकतंत्र में जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, एक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, दूसरी बात होती है नागरिकों का प्रत्यक्ष भागीदारी। प्रत्यक्ष भागीदारी कैसे होती है, वोटिंग करके, ठीक है, और खुद चुनाव में खड़े होके। सो ये जो भागीदारी, ये जो दो सिद्धांत थे इनकी तुलना में अधिक प्रभावशाली हो सकता है क्या, आधुनिक राजनीति लोकतांत्रिक सिद्धांत। सो इस सिद्धांत की जो खासियत है, जो विशेषता है वो ये है कि जितने भी विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं वो सामाजिक आंदोलनों, ठीक है, सामाजिक आंदोलनों और संगठन, ये दो चीज़, इनके द्वारा जितनी भी राजनीतिक जो जटिलताएं होती है, जो ऐसी चीज़ें जो राजनीति को और टफ बना देती है, उन जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें होती है ये केवल सिद्धांतों के माध्यम से लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, इनका अपना शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा प्रत्यक्ष भागीदारी के रूप में। फिर जो सामाजिक आंदोलन है, संगठन है, इनके साथ साथ जो राजनीति की जो जटिलताओं को ध्यान में रखते जो निर्णय लिए जाते हैं वो केवल सिद्धांतों के माध्यम से नहीं किए जा सकते। अब ये थे इसके पक्ष में तक जो हमने बात की। अब जो हम बात करने वाले हैं कि सिद्धांत की जो मृत्यु है जो हो चुकी है, इसके विरोध में क्या क्या तर्क आए हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है,
विरोध में तर्क। इस पे आप लिखेंगे कि हालांकि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो मृत हो चुका है, बट ये विचार जो है ये कुछ हद तक तो ठीक लगता है कि, बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो कई सारे राजनीतिक विचारक और सिद्धांतकार इस दृष्टिकोण से मतलब उससे वैरी नहीं करते, सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य जो होता है ना, वो केवल राजनीतिक व्यवहार को समझना नहीं है, बल्कि समाज के जो नैतिक और न्यायिक, ठीक है, न्यायिक मूल्यों की रक्षा करना होता है। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉन रोल्स, आप जॉन रोल्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जॉन रोल्स का सिद्धांत क्या था? सिद्धांत की न्याय, ठीक है, सिद्धांत का न्याय, ठीक है। और मिल्टन फ्राइडमैन जैसे जो सिद्धांतकार थे, उन्होंने लोकतंत्र और न्याय की अवधारणा को क्या किया है? परिभाषित किया है। इसके अलावा आप लिखेंगे कि मार्क्सवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद हो गया, ठीक है, समाजवाद, नारीवाद, ये जो सिद्धांत है ये आज भी जो है एक राजनीति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि समाज में असमानताएं और न्याय की समस्याओं को क्या करता है? ये उजागर करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आप अपना निष्कर्ष लिख देना। एक क्वेश्चन हमारा हो गया है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन हमारा होने वाला है, राज्य के बारे में रॉल्फ मिलीबैन के विचारों का परीक्षण कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो रॉल्फ मिलीबैन है, ये एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे और एक राजनीतिक विचारक थे इन 1905 टू 1991 तक, ठीक है। अच्छा, इनका योगदान क्या था? इनका योगदान था राज्य और समाज के बीच के संबंधों को समझना, ठीक है। मिलीबैन जो थे, इनके जो विचार थे वो राजनीतिक सिद्धांत, समाजशास्त्र, ठीक है, और राज्य, इनके सिद्धांतों में विशिष्ट रहे हैं। उन्होंने राज्य के बारे में अपनी जो उनकी एक अवधारणा थी उसको एक बहुआयामी दृष्टिकोण से उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे समकालीन समाजशास्त्र और राजनीति में इम्पोर्टेंट माना जाता है। उनकी जो उन्होंने उनकी कृतियाँ थी वो थी स्टेट्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। ये आप नाम याद रह जाए तो लिख देना, अच्छी बात है। 1941 में इनकी ये बुक आई थी। इसमें इन्होंने क्या लिखा था? राज्य और सत्ता के संबंध में, राज्य और सत्ता, ठीक है, इनके संबंध में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं अपनी इस बुक में। सो इसके फर्स्ट हम लिख लेंगे थोड़ा सा राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होती है अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। हम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो पहले राज्य की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सो जो मिलीबैन है, इनके अनुसार राज्य जो है वो केवल एक राजनीतिक संरचना नहीं है, ठीक है। वो राज्य को एक राजनीतिक संरचना तक सीमित नहीं समझते हैं, बल्कि ये समाज की आर्थिक, मैं लिख देती हूँ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक धारा को के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। ये जो परिभाषा हम बात कर रहे हैं ना, ये किसी भी राज्य की संरचना के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो उसके रूट्स के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। तो वो राज्य को जो है एक सत्ता के एक केंद्रीय, एक इंस्टीट्यूट्स के रूप में देखते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट, संस्थान जो बोलते हैं। और वो समाज के विभिन्न वर्गों और हितों के बीच, जो समाज के अलग अलग वर्ग होते हैं ना, समाज के विभिन्न वर्ग और उनके हित, ठीक है, इनके बीच एक मध्यस्थता का करता है। मतलब उनके अनुसार राज्य की भूमिका केवल शासन को नियंत्रण करना ही नहीं होता है, बल्कि ये समाज की संरचना को बदलने का, समाज की पूरी संरचना को बदलना और उसे पुनः दोबारा से व्यवस्थित करने में भी क्या होता है? सक्रिय होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका राज्य और पूंजीवाद। तो मिलीबैंड जो हैं, इन्होंने राज्य की भूमिका का जो डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने ये भी लॉजिक दिया है कि राज्य जो है वो पूंजीवादी समाजों में एक शक्तिशाली उपकरण, पूंजीवादी समाज में एक शक्तिशाली उपकरण, ठीक है, लिख देती हूँ, होता है, जिसे उच्च वर्गों और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, पूंजीवाद आ गया तो फिर उनके हितों की बात तो होनी ही है। उन्होंने राज्य में एक सामाजिक संस्थान के रूप में कार्य करने की आलोचना की है, बट जो गरीब हो गए, ठीक है, श्रमिकों और निम्न वर्ग, ठीक है, निम्न वर्ग के खिलाफ पूंजीपतियों के जो हित होते हैं उनका ये समर्थन करता है। सो इस दृष्टिकोण से राज्य का काम क्या रह जाता है? केवल समाज में शक्ति और संपत्ति के असमान वितरण को कायम रखना, ठीक है ना, यही तो काम रह जाता है ना। अगर पूंजीवाद की यहाँ पर बात करेंगे, उसी के हित की बात करेंगे, तो जो राज्य होता है उसका काम केवल समाज में अपनी शक्तियाँ बढ़ाना, अपनी शक्तियों का प्रसार करना, और जो संपत्ति है, जो संसाधन है, उनका असमान वितरण करना, यही काम उनका रह जाता है। इसके साथ साथ मिलीबैंड ने जो है राज्य को पारदर्शी और निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, ठीक है, निरंकुश नहीं माना है, इनको नहीं मानते वो। उनका मानना था कि जो राज्य के कार्य होते हैं उनको समझने के लिए इसका जो एक भेदभावपूर्ण और संरचनात्मक उसके जो पहलू होते हैं उनको भी देखना चाहिए। सो राज्य का जो ढांचा होता है ना, और उसका जो उसके नियंत्रण में आने वाले कानून, नीतियाँ, वो जो होती हैं समाज के आर्थिक और सामाजिक असंतुलन को कायम रखती हैं, ठीक है। अब समाज में अगर असंतुलन रहेगा किसी भी तरह का, सामाजिक, आर्थिक या हर तरह का, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो फिर असंतुलित हो ही जाएंगे ना, और असंतुलित होंगे तो फिर वो मतभेद बढ़ेंगे, वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका राज्य का केंद्रीकरण और लोकतंत्र। मिलीबैंड के अकॉर्डिंग राज्य के जो केंद्रीकरण है, और एक प्रश्न आता है लोकतंत्र के अधिकार की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो होती है ये अधिकारों की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उनका ये मानना था कि लोकतांत्रिक राज्य में जो नागरिकों के अधिकार और उनकी जो फ्रीडम है उसकी रक्षा करनी चाहिए, आज़ादी की, ठीक है, या स्वतंत्रता की क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। बट जो राज्य की केंद्रीय भूमिका के साथ साथ उनका ये भी तात्पर्य था कि राज्य को अपने विवेक, मतलब अपनी बुद्धि और शक्ति का यूज़ करते हुए क्या करना चाहिए, समाज की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि इस विचार को उन्होंने हमेशा अपने जो उनका जो एक समाजवादी दृष्टिकोण से संतुलित तो किया, और पूंजीवाद के खिलाफ वो एक सामाजिक न्याय के पक्ष में भी वो खड़े रहे हैं। बट फिर भी उनका ये मानना था कि लोकतंत्र जो है वो केवल चुनावों और मतदान के अधिकार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ समाज में समानता, ठीक है, समाज में समानता हो, समाज में आर्थिक न्याय हो, और राजनीतिक न्याय, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस विचार को उन्होंने सोशल डेमोक्रेसी के रूप में भी उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। अब राज्य और समाज, जैसे राज्य का केंद्रीकरण हो गया, ऐसे ही एक पॉइंट आपका बन जाएगा राज्य और समाज के बीच संबंध। समाज, इनके बीच संबंध, क्या संबंध होता है, ठीक है। ये इसको मैं तीसरा पॉइंट, ये इसको चौथा पॉइंट बना देते हैं। सो मिलीबैंड के अकॉर्डिंग जो राज्य आज भी जो है समाजशास्त्र और राजनीतिक सिद्धांत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है। उनका जो दृष्टिकोण है, मिलीबैंड का जो दृष्टिकोण है राज्य के बारे में, वो ये बताता है कि राज्य और समाज के संबंध जो है वो टफ, जटिल बोलते हैं, और गहरे होते हैं, ठीक बात है, बिल्कुल। इसे केवल एक संरचनात्मक दृष्टिकोण से ही समझना अपर्याप्त है। उनके विचार ये भी स्पष्ट करते हैं कि राज्य का उद्देश्य जो केवल शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है, बल्कि इसे समाज में न्याय, ठीक है, न्याय और समानता, उसके साथ साथ जो ये सिद्धांत होते हैं, सामाजिक सिद्धांत, न्यायिक सिद्धांत, इनको लागू करने का भी प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका निष्कर्ष लिखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ ना, ये हमेशा आता है, इसको तुम करके जाना। इस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है, और यहाँ पर ये ऑलरेडी 20 नंबर में आया हुआ है। तो ये नव उदारवाद जो है, इस पर क्वेश्चन आपको हर बार एक क्वेश्चन मिलेगा नव उदारवाद का। सो इस पर एक टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो नव उदारवाद क्या होता है? नव उदारवाद 20वीं सदी के अंतिम, जो 20वीं सदी जब एंड हो रही थी,
ठीक है, उसके अंतिम दशकों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का एक मिला जुला संयोजन था। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, जिसे जो मेनली इसको 1980 में के दशक में एक ग्लोबल लेवल पर व्यापक रूप से अपनाया गया नव उदारवाद को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मुक्त बाजार की जो ताकतें होती हैं उनको प्रोत्साहित करना और राज्य के हस्तक्षेप को कम करना। राज्य का जो हस्तक्षेप होता है ना, उसको कम करना किसी भी क्षेत्र में। नव उदारवाद की शुरुआत मुख्य रूप से मिल्टन और फ्रीडमैन, ठीक है, इन अर्थशास्त्रियों के विचारों से हुई थी। इन्होंने क्या किया था, बाजार की जो स्वायत्तता थी और जो निजीकरण था उसको इन्होंने अधिक महत्व दिया। नव उदारवाद ने विकासशील देशों में आर्थिक नीतियाँ, शासन, सामाजिक संरचनाओं में काफ़ी सारे बदलाव किए। ठीक है, तो नव उदारवाद का ये हमारा थोड़ा सा इंट्रो हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे इसकी विशेषताएं। ओके, सो हम इसकी विशेषताएं लिखेंगे नव उदारवाद की। इसकी जो फर्स्ट विशेषता होगी वो है मुक्त बाजार एवं निजीकरण। नव उदारवाद जो था, इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत ये था कि बाजार को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। इनका मानना था कि जो सरकारी नियंत्रण, जो सरकार का जो कंट्रोल होता है ना, और जो उसका हस्तक्षेप होता है अर्थव्यवस्था पर, उससे उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर। इसके विपरीत जो नव उदारवादी विचारक थे वो ये मानते थे कि अगर बाजार जो है वो स्वतंत्र रूप से अगर काम करेंगे तो ये उनकी जो दक्षता होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनकी कैपेसिटी जो होती है और जो प्रतिस्पर्धा है उसका और विकास को बढ़ाएगा, अगर उन्हें मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा देते हैं तो। इस दृष्टिकोण से जो सरकारी क्षेत्र की जो संपत्तियों का निजीकरण होता है, सार्वजनिक सेवाओं का जो व्यवसायीकरण हो जाता है और राज्य द्वारा जो आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण को कम करने की यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार एवं वैश्वीकरण। नव उदारवाद जो है वो एक जो वैश्वीकरण, इसका एक और इम्पोर्टेंट पहलू आता है। इसके अनुसार जो देशों के बीच में जो व्यापारिक बाधाएं होती, जब दो देशों के बीच में व्यापारिक रिश्ते होते हैं और उन व्यापारिक रिश्तों में जो कुछ एक जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, ये उनका मानना था। ठीक है, ताकि जो अलग अलग देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपस में जुड़ सके और एक फ्री बिजनेस बोल सकते हैं आप। ठीक है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इसके तहत जो विकासशील देशों में भी जो खुला व्यापार हो गया, खुला व्यापार, ओपन बिजनेस, और जो विदेशी निवेश उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, इन सिद्धांतों को लागू किया गया। फिर अर्थव्यवस्था का नियमन कम करना। इसके अनुसार जो नव उदारवादी थे वो राज्य का काम केवल बुनियादी संरचनाओं, कौन कौन सी होती हैं, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना, बाहरी सुरक्षा, ठीक है, किसी भी राज्य की, देश की बाहरी सुरक्षा तक सीमित होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो नव उदारवाद का जो इनके अनुसार जो राज्य का काम होता है ना वो केवल बुनियादी संरचनाएं जैसे कि कानून व्यवस्था और बाहरी सुरक्षा तक सीमित होना चाहिए, ये मानते हैं इस बात को। बाकी जो काम होते हैं उनको निजी क्षेत्रों को सौंप देना चाहिए। ठीक है, निजी क्षेत्र मतलब ये दो काम तो राज्य करेगा, बाकी के काम जो है वो निजी क्षेत्रों को सौंप देना चाहिए। इसका उद्देश्य था राज्य के अत्यधिक खर्च को कम करना और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना था। जब आप निजी क्षेत्रों को सौंप देंगे राज्य की कार्यवाही तो फिर निजी क्षेत्र ही बढ़ेगा ना वो तो, और जो राज्य का अपना काम होता है वो कम हो जाएंगे। इसके बाद आप फोर्थ पॉइंट लिखेंगे धन और पूंजी का केंद्रीकरण। ठीक है, धन पूंजी का केंद्रीकरण मतलब जो पूंजी है, जो देश की पूंजी, देश का धन है, उसका केंद्रीकरण एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना, या उसकी जो धन है वो एक ही सत्ता के पास या एक ही हाथ में चले जाना। नव उदारवाद ने संपत्ति और पूंजी के केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा दिया। इससे हुआ क्या, जो बड़े बड़े व्यापारिक समूह और जो कॉरपोरेशन थे उनको फ़ायदा हुआ, जबकि जो गरीब लोग थे, ठीक है, गरीब मझोले, इन लोगों को नुकसान हुआ। इस विचारधारा का ये मानना था कि जो वृद्धि है, वृद्धि और धन का जो सृजन है वो उच्च वर्ग के
जो समृद्ध होने से सबके लिए लाभकारी होगा। मतलब इनका मानना ये था कि जब जो व्यापारिक समूह, जो कॉरपोरेशन है, अगर वो लोग ज़्यादा समृद्ध होंगे तो उनके वजह से जो बाकी के लोग, जो गरीब लोग होते हैं, वो भी लाभकारी उनके लिए साबित होगा। बट ऐसा होता नहीं है ना। अब इसके साथ साथ आप लिखेंगे नव उदारवाद की आलोचनाएं। अभी हमने विशेषताएं लिख ली, अब आलोचनाओं की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा असमानता को बढ़ावा देना। ठीक है, असमानता बढ़ेगी तो नव उदारवाद के लागू होने से जो मेनली जो विकासशील देश होते हैं उनमें आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई। ठीक है, जहाँ कुछ उद्योगों क्षेत्रों में तो कुछ हद तक तो उन्होंने बेनिफिट हुआ इस लागू होने के लिए, वहीं जो गरीब वर्ग था उसकी तो स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई और गरीबों की जो समस्याएं थी वो चरम पर पहुंच गई थी। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे जो राज्य की अपनी भूमिका थी उसमें कमी। राज्य की भूमिका में कमी। ठीक है, इसमें आप बताएंगे नव उदारवाद ने राज्य के हस्तक्षेप को कम करने की सलाह दी, जिससे जो सार्वजनिक सेवाएं थी जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी जितने भी ढांचे होते हैं, बुनियादी ढांचे में कमी आई। ये जो नीतियां थी विशेष रूप से विकासशील देशों में जो कमज़ोर वर्ग थे, ये कमज़ोर वर्ग थे ना, जो गरीब, लेबर, श्रमिक, ठीक है, महिलाएं, अल्पसंख्यक, इनके लिए हानिकारक साबित हुई। और ये जो लोग थे, ये जो समाज था, एक बड़ा वर्ग था, ये इन सेवाओं से वंचित रह गया था। ठीक है, क्योंकि राज्य की जो भूमिका थी वो कम हो गई थी, निजी क्षेत्र बढ़ गया था ना उसमें। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम। इसके समाज और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। उदारवादी नीतियों ने केवल आर्थिक परिणामों पर तो ध्यान दिया, बट इसके सामाजिक और पर्यावरण के जो परिणाम थे उनको अनदेखा किया पूरी तरह से। इन नीतियों ने क्या किया, जो भूमि थी, भूमि, जल और जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, ठीक है, उनका अत्यधिक क्या किया, शोषण किया। जो पर्यावरणीय संकट और पारिस्थितिकी जो इकोलॉजिकल बैलेंस था हमारा, उसको असंतुलन का कारण बने। ओके, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट बनेगा हमारा मूल्य आधारित दृष्टिकोण का अभाव। मूल्य आधारित दृष्टिकोण का अभाव, इसको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इस पॉइंट को। जो मूल्य आधारित दृष्टिकोण था उसका क्या अभाव था। नव उदारवाद जो है वो केवल आर्थिक विकास को क्या देते थे, प्राथमिकता। ठीक है, आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते थे, जिससे मानव कल्याण और सामाजिक जो न्याय होता था उसकी तो उपेक्षा हो गई ना। ये सिद्धांत समाज का एक समग्र, मतलब उनका दृष्टिकोण जो है वो सिर्फ आर्थिक विकास पर था। वो ये नहीं मानते थे कि समाज का समग्र विकास हो। ठीक है, इस दृष्टिकोण को वो नहीं मानते थे, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ कि समाज के कुछ वर्ग जो थे, कौन से वर्ग, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, अल्पसंख्यक, दलित, ये जो थे ये हाशिए पर इनकी हालत चली गई थी। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। इसके बाद सीधा सीधा निष्कर्ष और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। इसके बाद हमारा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है विकासवाद और क्रांतिकारी समाजवाद के बीच अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको हम कर लेते हैं। देखो, विकासवादी और क्रांतिकारी समाजवाद की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो विकासवादी समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद दोनों ही समाजवाद की विभिन्न धाराएं हैं, अलग अलग ये धाराएं हैं। ठीक है, जो समाज में बदलाव लाने के लिए अपने अपने दृष्टिकोण और तरीके अपनाती है। ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग अलग दृष्टिकोण और विचारधाराओं और दृष्टियों से भिन्न है। मतलब इन दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपना अपना व्यू ऑफ पॉइंट है। ठीक है, चीज़ों को देखने का तरीका इन सब का अलग अलग है। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बनेगा वो हम लिखेंगे अपना विकासवादी समाजवाद। हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, विकासवादी समाजवाद क्या होता है। विकासवादी जो समाजवाद है ये एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के बदलाव को धीरे धीरे, ठीक है, और एक क्रमिक कंटिन्यूटी में और शांतिपूर्ण तरीके से लाने की क्या करता है, वकालत करता है। ठीक है, ये इस चीज़ को मानते हैं। इसके अनुसार
सब विकासवादी समाजवाद के अनुसार समाज में सुधार और परिवर्तन जो है वो केवल संवैधानिक तरीके से और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही संभव है। ये विचारधारा ये मानते हैं कि पूंजीवाद से समाजवाद की ओर संक्रमण एक प्राकृतिक और निरंतर प्रक्रिया है, जो समय के साथ साथ खुद ब खुद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब ये है कि ये विचारधारा ये भी मानती है कि जो पूंजीवाद है ना, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर एक प्राकृतिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। फिर विकासवादी समाजवाद का जो समर्थन करने वाले कौन कौन लोग हैं, उनके आप नाम लिख देना। तो इस सिद्धांत को मानने वाले लोग कौन कौन है? एडमंड बर्क बता देना, एंटनी ब्रूटल बता देना आप। वो थे जो समाज को एक क्रांतिकारी बदलाव की बजाय ये मानते थे कि समाज को एक क्रांतिकारी चेंज के बजाय धीरे धीरे और चुनावों के माध्यम से बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये मानते थे इस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में होता है, चुनावों के माध्यम से हम सरकारें चेंज करते हैं, बदलते हैं, चुनते हैं। उनका ये मानना था कि यदि समाज में जो सुधार हैं उनको अगर हम धीरे धीरे लागू किया जाए तो वो ज़्यादा स्थिर बनेंगे और ज़्यादा टिकाऊ मजबूत होंगे। ओके, इनका मुख्य उद्देश्य समाज में जो है समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, और न्यायिक सुरक्षा, ठीक है, इनको सुनिश्चित करना था। लेकिन इसके लिए किसी भी हिंसक प्रणाली को या हिंसक विचारधारा को ये नहीं मानते थे। फिर हमने बात कर ली विकासवादी। अब क्रांतिकारी समाजवाद की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्रांतिकारी समाजवाद एक जो है एक आक्रामक क्या होता है, थोड़ा सा उग्र, और जो एक होता है ना कि सडन चेंज करने वाला या एकदम से तत्काल चेंज या बदलाव, इसकी वकालत करते हैं ये। इनके अनुसार समाज में पूंजीवादी व्यवस्था और वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव जो है वो ज़रूरी है। बदलाव, इस चीज़ को ये लोग मानते हैं। क्रांतिकारी समाजवादी मानते हैं कि पूंजीवाद का जो अंत है ना, वो केवल एक हिंसक क्रांति के जरिए ही किया जा सकता है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है ना, ये अपने आप तो बदले ही नहीं। जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसको हिंसक क्रांति के जरिए ही जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको बदला जा सकता है। फिर इसके बाद जो क्रांतिकारी समाजवाद के जो प्रमुख उदाहरण कौन कौन थे? कार्ल मार्क्स के बारे में आप बता सकते हैं। फ्रेडरिक एंगल्स की विचारधारा, उनके अनुसार पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग के बीच, ठीक है, इनके बीच का जो संघर्ष है ना, वो एक दिन क्रांति के रूप में ही सामने आएगा, और जिसके परिणाम स्वरूप जो समाजवादी समाज की स्थापना होगी। ये लोग मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मार्क्स के विचार में मार्क्स क्या बोलते हैं कि ये जो क्रांति है ये श्रमिकों द्वारा, इनके द्वारा पूंजीपतियों के खिलाफ उठाए जाने वाले हथियार के रूप में होगी। जबकि क्रांतिकारी समाजवाद के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि जो क्रांति है, क्रांति के बिना किसी भी समाज में जो एक वास्तविक और गहरे बदलाव की संभावना नहीं हो सकती। ये इनके विचार हैं अपने अपने। अब जो इनमें अंतर हैं, हम अंतर की बात कर लेते हैं। पहला है बदलाव का तरीका। विकासवादी समाजवाद में समाज का जो बदलाव है वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से होता है, ये लोग मानते हैं। जबकि जो क्रांतिकारी समाजवाद है, उनमें बदलाव के लिए हिंसा और क्रांति का ही समर्थन करते हैं, जिसमें पूंजी व्यवस्था को एकदम से ही उखाड़ फेंकने वाली बात ये करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट बनता है समाजवाद की स्थापना, ठीक है। तो विकासवादी जो हैं वो समाजवादी मानते हैं कि समाजवाद धीरे धीरे और चुनावों के जरिए, ठीक है, और संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। जहाँ क्रांतिकारी समाजवादी क्या बोलते हैं कि समाजवाद की स्थापना एक क्रांति के माध्यम से ही संभव है। ये थोड़े से उग्र विचारधारा टाइप के लोग हैं। थर्ड पॉइंट आएगा समाज में वर्ग संघर्ष, ठीक है। विकासवादी समाजवाद में वर्ग संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बात करते हैं, जबकि क्रांतिकारी समाजवाद जो है वो संघर्ष को एक निर्णायक, उनके अनुसार संघर्ष से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, वो ये मानते हैं, और जो क्रांति का कारण भी बनता है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना
निष्कर्ष में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना, 5-6 लाइन लिख देना, आपका कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे खासे आपको इस पर मार्क्स मिल जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा टिप्पणियों में। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ मैं करवा रही हूँ यहाँ पर, 200 शब्दों में आपको लिखनी है। पहला होगा हमारा अलगाव का सिद्धांत, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अलगाव का सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो ये बताती है कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग अपने श्रम मतलब अपना काम, ठीक है, उत्पादन और समाज, इन सब से दूर रह जाता है। कहाँ पर? जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था में रहते हुए एक श्रमिक अपने काम, अपनी उत्पादन क्षमता और समाज से दूर हो जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में जो श्रमिक है वो अपने श्रम से, अपने काम से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने श्रम का मालिक नहीं होते हैं, उन पर ऑर्डर दिया जाता है, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो केवल अपनी जो श्रम है वो अपनी श्रम शक्ति को बेचते हैं। अब जो वो काम कर रहे हैं, अब लेबर जो काम कर रहा है वो अपनी शक्ति तो यूज़ कर रहा है ना, अपनी फिजिकल पावर। तो जब वो काम कर रहा है, काम के बदले उसको पैसे मिल रहे हैं, तो एक तरह से वो अपनी जो शक्ति है, जो श्रमिक शक्ति है, उसको बेच रहा है। और उत्पादन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो वस्तुएं हो रही है, जिन चीज़ों का वो उत्पादन कर रहा है, चाहे वो सब्जियां बेच रहा है, चाहे वो किसान है या लेबर है या फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो जो वस्तुएं होती हैं ना, वो उसके लिए एक तरह से अपरिचित होती हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो श्रमिक की, जो लेबर की अपनी व्यक्तिगत और रचनात्मकता, मतलब अपनी जो वो जो उसकी अपनी एक जो इंडिविजुअलिटी होती है ना, वो रियल में क्या है, श्रमिक वर्ग वो जो बना है वो तो इसलिए कि वो आजीविका कमा सके, बट उसके साथ साथ वो रियल में क्या है और उसकी क्या क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी जो कि वो कुछ और भी कर सकता है, वो चीज़ें क्या होती हैं, दब जाती हैं और वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ठीक है, असंतुष्ट हो जाते हैं। सो मार्क्स ने अलगाव को जो है ना 4 अलग अलग टाइप से इसको विभाजित किया है, उसको एक एक करके समझ लेते हैं यहाँ पर। सो इसमें जो पहला पॉइंट बनेगा हमारा सामग्री से अलगाव। सामग्री से अलगाव का मतलब होता है कि वो जो श्रमिक होते हैं वो अपने उत्पादन, वो जिस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं ना, उससे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। वो जो वस्तुएं बनाते हैं उनके लिए केवल एक वो सिर्फ एक वस्तु बन के रह जाती है, उनका उसके साथ ना अपना कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं होता है, व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं होता है उस चीज़ से। फिर है नेक्स्ट है अपना श्रम से अलग। जो श्रमिक होते हैं ये उनको ये महसूस होने लगता है कि वो अपने श्रम को, अपनी मेहनत को बेचने के बाद उनकी जो अपनी एक ह्यूमन फ्रीडम, ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम या फिर उसको बोलते हैं मानवीय स्वायत्तता और रचनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी को क्या कर देता है, खो देता है। ये उसको ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। फिर एक दूसरे से अलगाव, इसमें क्या होगा कि जो पूंजीवादी समाज में जो लोग हैं वो केवल एक आर्थिक लाभ से ही, आर्थिक लाभ की वजह से ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, और जिससे उनके आपसी रिश्ते और सहानुभूति की जो भावना होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, प्रैक्टिकल हो जाते हैं लोग, मतलब सिर्फ पैसे का ही एक रीज़न होता है जो वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिर स्वयं से भी अलगाव कैसे हो जाता है कि ये सबसे एक गहरी कंडीशन होती है श्रमिकों की, जिसमें श्रमिक जो है वो अपनी एक तरह से अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान, ठीक है, आत्मसम्मान और मानवता, इन सारी चीज़ों से बाहर हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जो श्रमिक होता है ना वो अपनी पहचान तो खो ही देता है, अब वो सिर्फ एज ए श्रमिक समझा जाता है। लेबर, आत्मसम्मान, लेबर्स को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उसमें उसका कहीं ना कहीं आत्मसम्मान भी खो जाता है, क्योंकि वो अपने काम से अपनी प्रतिभाएं, जो उसको प्रतिभा है उसके अंदर, वो उसका यूज़ नहीं कर पाता। बट क्योंकि जो आर्थिक जो उसको चाहिए, अर्थ जो धन चाहिए, उसकी वजह से उसको कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो आत्मसम्मान भी कहीं ना कहीं उससे उसको समझौता करना पड़ता है। दूसरा है मानवता। मानवता से बाहर भी वो इसलिए हो जाता है कि जब सारी चीज़ें पैसे तक ही सीमित हो जाती है, आर्थिक लाभ से ही वहाँ तक सीमित हो जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी का लॉस होता ही है। सो अलगाव का सिद्धांत ये दर्शाता है कि पूंजीवाद जो है ना वो केवल आर्थिक असमानता ही पैदा नहीं करता, बल्कि ये जो मानवीय संबंध और व्यक्ति की आंतरिक दुनिया में भी एक अच्छी खासी दरार डाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है एडमंड बर्ग, इसके बारे में देख लेते हैं। सो एडमंड बर्ग के बारे में आप बताएंगे। एडमंड बर्ग जो है 1729 से लेकर 1797 97 आई मीन
एक अंग्रेजी दार्शनिक थे, राजनीतिक विचारक थे, सांसद थे। उनकी विचारधारा थी कि आधुनिक जो कंजर्वेटिव वाद की उन्होंने नींव रखी थी। सबसे जो प्रसिद्ध कार्य था वो था उनका रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की अच्छी खासी आलोचना करी थी। बर्क का ये मानना था कि समाज में बदलाव जो है वो अचानक और क्रांतिकारी रूप से नहीं होना चाहिए, जैसे कि पूंजीवादी मानते थे, ठीक है, बल्कि ये जो है एक क्रमिक और सामंजस्यपूर्ण तरीके से होना चाहिए। उनका विचार था कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को, समाज में जो व्यवस्था पहले से स्थापित है उनको एकदम से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि परंपराएं होती हैं संस्थानों में, सालों साल लोग अपना विवेक लगाते हैं, अनुभव उसमें शामिल होते हैं जो समाज को स्थिर बना के रखते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को एकदम से नहीं बदला जा सकता, हिंसक तरीक़ों से तो बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। फिर बर्क का जो राजनीतिक दर्शन है, कंजर्वेटिज्म, इसकी तरफ इनका जो फिलोसफी है वो अग्रसर होती, थोड़ी उस तरफ जाती है, जिससे वो समाज के क्रमिक विकास और स्थिरता को महत्व देते हैं। उनका ये दृष्टिकोण जो है वो समाज में एक सौहार्दपूर्ण और एक कंटिन्यू होने वाले बदलाव से बचने का दृष्टिकोण था, जिससे समाज में और क्या बनी रहे, शांति और संतुलन बना रहे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया कंप्लीट। और थैंक यू वेरी मच फॉर ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट इसको अच्छे से देखना। अगर टाइम नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो देखना, कम टाइम में आपको एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी, पास तुम आराम से हो जाओगे, नो टेंशन, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।